हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके? यस सर, ऑल गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल वी स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट एंड अश्योरेंस। हमने देखा सर, अश्योरेंस का मतलब है ओपिनियन देना, यानी जब आप अपना ऑडिट करेंगे और ऑडिट प्रोसीजर्स कर चुके होंगे, ऑडिट एविडेंस वगैरह इकट्ठा कर चुके होंगे, अल्टीमेटली ऑडिट करने के बाद आपने अपना ओपिनियन ही देना है। बट सर ऑडिट क्या होता है? ऑडिट क्या होता है ये हमने सबसे पहले सीखा। सर ऑडिट का मतलब है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऐसी वैसी एग्जामिनेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। सर किसकी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऑफ द एंटिटी। सो व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। सर एंटिटी को खोल दो, यानी whether profit oriented or not, irrespective of the size or legal form, and this examination is done to express an opinion thereon। तो ये हमने ऑडिट का मीनिंग सीखा था, और इसी के बीच हमें पता चला एक बहुत ही प्यारा वर्ड जिसका नाम है इंडिपेंडेंट। सर इंडिपेंडेंट के बारे में हमने देखा 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। व्हाट वर दोस 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिपेंडेंस? सर ऐसे प्रिंसिपल्स जो कोई भी प्रोफेशनल में होने चाहिए। सर कोई भी प्रोफेशनल, यानी सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। जब आप एक ऑडिटर हैं, आपका क्लाइंट आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, तो यू नीड टू रिस्पेक्ट, आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी की, जो भी इंफॉर्मेशन वो आपके साथ शेयर करता है। इसी तरह ऑब्जेक्टिविटी, आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ योर ओन बायसनेस, बिकॉज ऑफ योर ओन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर किसी दूसरे के अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके आप कभी भी अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर आई फॉर इंटीग्रिटी, ये इंटीग्रिटी वाला बंदा कैसा होता था? सीधा साधा, ठीक है, एकदम सच्चा इंसान और सीधी बात करने वाला। सच्चा यानी ऑनेस्ट प्लस स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। इसी के साथ साथ ऑनेस्ट के साथ आपने बोला था सर, ही विल ऑलवेज बी ट्रूथफुल एंड डू फेयर डीलिंग, अनफेयरनेस कभी भी किसी के साथ नहीं करेगा। प्लस ही विल नेवर एसोसिएट विद अ रिपोर्ट, कभी किसी ऐसी रिपोर्ट के साथ एसोसिएट नहीं करेगा जो कि मटीरियली फॉल्स है। एम फॉर मिसलीडिंग है, लोगों को गुमराह करती है, एंड या फिर ओमिट करती है जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड दैट ओमिशन मेक्स इट मिसलीडिंग। सर कोई प्रोफेशनल में हमें समझ आ गया कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी। फिर हमने डिस्कस किया प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। सर कौन प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है? जो सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज को अटेन करता है या मेंटेन भी करता है? सर मेंटेन भी करता है। सिर्फ अटेन करने से क्या होगा? जो मार्केट में अमेंडमेंट्स आ रही हैं, जो भी मार्केट में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आप अपना हर काम प्रॉपर डिलीजेंस के साथ करेंगे, चेक करके करेंगे कि कोई भी चीज गलत ना हो, ठीक है सर। एंड प्रोफेशनल बिहेवियर का क्या मतलब है? लॉ और रेगुलेशन से कंप्लाई करो, प्लीज लॉ और रेगुलेशन से कंप्लाई करो, एंड इंश्योर करो आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते विच ब्रिंग्स डिसक्रेडिट टू द प्रोफेशन, जो हमारे प्रोफेशन का नाम खराब करे। तो इस तरह से हमारे ये 5 प्रिंसिपल्स डिस्कस करे थे। सर इन प्रिंसिपल्स की बात तो ठीक है, हमारे ऊपर कुछ थ्रेड्स भी हैं, इसी तरह हमारी बॉडी में भी थ्रेड्स होते हैं। उन थ्रेड्स का क्या इलाज है? सर उन थ्रेड्स का इलाज था साफी। क्या हमने साफी करके कुछ कल पढ़ा था? हाँ, सबसे पहले हमने पढ़े सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड का क्या मतलब था? डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। आपका क्लाइंट के अंदर डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, हो सकता है आपने उसके शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा हो। हाँ सर डेफिनेटली हो सकता है। साथ ही साथ और कैसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है? सर क्लाइंट से फीस आने वाली है, इतनी ज्यादा फीस है कि मैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हूं, ह्यूज डिपेंडेंस ऑन द फीस फ्रॉम द क्लाइंट, एंड इतना डिपेंडेंट हूं कि अब मुझे डर है कि कहीं वो क्लाइंट छूट ना जाए, फियर ऑफ लूजिंग द क्लाइंट। क्या यही एग्जांपल्स हम पढ़ रहे थे? हाँ। और बताओ सर, फीस के केस में एक पॉइंट और था जिसमें एक बच्चे ने डाउट भी पूछा था, सर ये कंटिंजेंट फीस का क्या मतलब है? जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी वैसी कंटिंजेंट फीस। कंटिंजेंट लायबिलिटी यानी गारंटी के साथ नहीं कह सकते ये हमारी ऑब्लिगेशन बनेगी या नहीं। ऐसी फीस के लिए गारंटी के साथ कह नहीं सकते कि क्लाइंट हमको कितनी फीस देगा, ठीक है सर। और बताओ, हमने क्लाइंट के साथ बिजनेस रिलेशन कर रखी है, या क्लाइंट ने हमें ऑफर दे रखा है कि वो हमें अपना एम्प्लॉय बनाएगा, तो पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट भी एक एग्जांपल बन जाता है। सर और बताओ कौन सा थ्रेट आपने बताया था?
सेल्फ रिव्यू थ्रेड। वेरी गुड केशव, अंकिता, रक्षिता, सारे अच्छे अच्छे बच्चे यहां पे लिख रहे हैं सारी बातें, वेरी वेरी गुड सर। और बताओ, इसके अलावा मैंने आपको बताया था सेल्फ रिव्यू थ्रेड। सर रिव्यू थ्रेड में क्या होता था, जो आपकी प्रोफेशनल जजमेंट है, जो दिमाग आप पहले लगा चुके हो, जो डिसीजन आप पहले लगा चुके हो, उसको आप ही चेक कर रहे हो। यानी सर ये तो वही बात हो गई, ऑडिट का पेपर लिखा भी हमने, चेक भी हमने किया, तो क्या हम ऑब्जेक्टिवली काम कर पाएंगे? द आंसर इज नो। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोफेशनल जजमेंट में इन्होंने कहा आप ही जो है, आपकी ऑडिट टीम ही है, उसी में कोई पर्सन कंपनी का ऑफिसर या डायरेक्टर रह चुका है, या फिर उसी ने सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट बनाया है। ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल, यानी जो चीजें आपने, जिन चीजों पे आपने अपना ओपिनियन देना है, अगर आप ही ने वो चीजें बना रखी हैं, आप ही ने वो चीजें बना रखी है, तो मेरे दोस्त उसमें से आप गलतियां कैसे निकालेंगे? ठीक है, बड़ा मुश्किल काम है। एडवोकेसी थ्रेड, इसका क्या मतलब था? प्रमोटिंग द क्लाइंट्स इंटरेस्ट। अगेन बोलो ना मेरे साथ, एडवोकेसी थ्रेड का मतलब क्या था सर? प्रमोटिंग द क्लाइंट्स इंटरेस्ट इस कदर टू अ पॉइंट दैट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिटर इज कॉम्प्रोमाइज्ड। एग्जाम्पल के तौर पे एक्टिंग एज एन एडवोकेट फॉर द क्लाइंट, या फिर डीलिंग इन द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ द क्लाइंट। बस ये 2 पॉइंट आपने इसमें ध्यान में रख के चलने हैं। फिर हमने डिस्कस किया फेमिलियरिटी थ्रेड। सर फेमिलियरिटी थ्रेड नाम से ही पता चलता है, अब आप क्लाइंट को लेके, अब आप अपने क्लाइंट को लेके ना थोड़ी यू कैन से सहानुभूति दिखा रहे हो, अब आप उसको लेके थोड़े से इमोशनल हो गए हो। सो इफ द क्लाइंट इज अफेक्टिंग यू इमोशनली, कहीं ना कहीं फेमिलियरिटी थ्रेड आ गया। फेमिलियरिटी थ्रेड की अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, आपका कोई क्लोज फैमिली मेंबर क्लाइंट का डायरेक्टर या ऑफिसर है। अब फैमिली मेंबर नहीं, आपकी एंगेजमेंट टीम का पार्टनर क्लाइंट का डायरेक्टर एंड ऑफिसर है। ये तो 2 पॉइंट हो गए। सर तीसरा पॉइंट बताओ, आपने क्लाइंट के साथ इतनी लॉन्ग एसोसिएशन बना ली है कि अब आपको उससे फैमिली वाली फीलिंग आती है। एंड लास्ट पॉइंट इज, जैसे फैमिली वाले गिफ्ट्स देते हैं, वैसी क्लाइंट भी आजकल आपको गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी देता है। तो यही 4 बातें आपने ध्यान में रखनी है। आपका फैमिली मेंबर क्लाइंट का डायरेक्टर ऑफिसर, आपका पार्टनर क्लाइंट का डायरेक्टर ऑफिसर। थर्ड केस, ना तो फैमिली मेंबर ना पार्टनर, बट इतनी लॉन्ग एसोसिएशन हो गई है कि कहीं ना कहीं अब वो हमारे फैमिली मेंबर जैसे ही हो गए हैं। एंड क्योंकि इतनी फैमिली हमने कर ली, तो गिफ्ट्स भी आएंगे, हॉस्पिटैलिटी भी आएगी। सर हॉस्पिटैलिटी यानी खातिरदारी। एंड लास्ट पॉइंट वाज इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट यानी सामने वाले पर्सन को डराना, धमकाना। सर डराने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेटर द ऑडिटर। अगर ऑडिटर को रोका जा रहा है फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, उसको इंटिमिडेशन थ्रेट का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, ऑडिटर के ऊपर थ्रेट क्रिएट किया, ऑडिटर को धमकी दी कि वी विल रिप्लेस यू अगर तुम हमसे एग्री नहीं करोगे। ऑडिटर को थ्रेट क्रिएट किया, क्या सर? या तो उसको निकाल देंगे या फिर उसके ऊपर लिटिगेशन कर देंगे अगर नहीं निकला। और बेचारा इस थ्रेट के चक्कर में प्रेशर में आ गया। सर प्रेशर क्या है? प्रेशर टू रिड्यूस द वर्क बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड ऑडिट फीस। उसको कहा हम तुमको फीस नहीं देंगे तो तुम अपना काम रिड्यूस करो। ये 3 बातें हमने कल डिस्कस की थी। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, क्या इन थ्रेड्स के लिए हम कुछ सेफगार्ड लगा सकते हैं? क्या हम इन थ्रेड्स के लिए कुछ सेफगार्ड लगा सकते हैं? आंसर इज यस, हम सेफगार्ड लगा सकते हैं। सर क्या सेफगार्ड लगा सकते हैं, जल्दी से बताना। व्हाट सेफगार्ड कैन बी अप्लाई इन दिस केस? ये हमने यहां पे डिस्कस किया था ना, ये हमने यहां डिस्कस किया था। कहां डिस्कस किया? 5 चीजें हमने पढ़ी थी सेफगार्ड के अंदर। देखो सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ऑडिटर को हमेशा इंडिपेंडेंट रहना है। इंडिपेंडेंट रहने के लिए क्या चाहिए? चाबी। सर चाबी का क्या मतलब है? की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तुम बोलते क्यों नहीं हो? हैं बोलो ना जरा। अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। यानी जब भी आप काम एक्सेप्ट करो, चेक करो कोई थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस तो नहीं है। अगर थ्रेट है, अवॉइड एक्सेप्टिंग दैट ऑडिट। सर थ्रेट के लिए क्या मैं सेफगार्ड लगा सकता हूं? देखो, अगर या तो थ्रेट है तो उनको एलिमिनेट करो या फिर उनके लिए सेफगार्ड लगाओ। सर अगर आप थ्रेट को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, सेफगार्ड अप्लाई नहीं कर पा रहे, डोंट एक्सेप्ट द ऑडिट। आप उस ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 5 नंबर का पूरा बढ़िया वाला सवाल आपसे आईसीआई इस पे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये तो सर हो गई इंडिपेंडेंस की कहानी। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता आपको इंडिपेंडेंस के बारे में पता होना चाहिए। इससे ज्यादा तो मुझे लगता नहीं आपको इंडिया की इंडिपेंडेंस के बारे में भी पता होगा। फिर हम गए ऐसे दोस्तों के पास। सर ऐसे दोस्तों का क्या मतलब था? उय्या कासा,
उया कासा यानी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एंड ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कैसे होंगे? जब आप अपना ऑडिट कंडक्ट करेंगे इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सर हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें चाहिए आरए। आरए का क्या मतलब है? रीजनेबल अश्योरेंस। एज एन ऑडिटर आपको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। एंड एक बार ये रीजनेबल अश्योरेंस मिल गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां नहीं है, फिर आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। एंड सर ओपिनियन के लिए रिपोर्ट तो इशू करनी पड़ेगी। अभी हमने ये सारी डिस्कशन नहीं की थी, हमने बस इसका एक पॉइंट उठाया था, क्या कि रीजनेबल अश्योरेंस क्या होती है। रीजनेबल अश्योरेंस क्या होती है? तो मैंने आपको बोला था रीजनेबल अश्योरेंस इज अ गारंटी, रीजनेबल अश्योरेंस इज अ एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ठीक है, सारे बच्चे जल्दी से मेरे को थम्स अप दो, सारे बच्चे जल्दी से मेरे को थम्स अप दो। क्या मैंने आपको यही बोला था? रीजनेबल अश्योरेंस इज अ गारंटी। कम ऑन, यही डिस्कशन हुई थी क्या? सर नहीं, इट इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट अ एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ये कोई गारंटी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम बढ़िया बने हैं। ये एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है, बट आप यहां पे एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस नहीं दे सकते। सर हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग भी कल हमने पढ़ी थी। हाँ, मैंने आपको बोला था पहले तो मैनेजमेंट के ऊपर डाल दो कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं इट इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। बोलना मेरे साथ, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं दे इन्वॉल्व जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। क्योंकि जजमेंट इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं यहां पे अनसर्टेनिटी है कि सही होगी या गलत। फिर से, क्योंकि यहां पे जजमेंट इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी है, कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी है कि ये जो जजमेंट है ये सही होगी या गलत। दूसरा, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर की खुद की प्रैक्टिकल लिमिटेशन है जिस वजह से इनहेरेंट लिमिटेशन आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए एज एन ऑडिटर वो तो मैनेजमेंट देगी, एंड मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड अस विद द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सर मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रही? क्योंकि उसके मन में चोर है, क्योंकि उसने फ्रॉड किया है। फ्रॉड क्या है? सोची समझी चाल। अगेन, फ्रॉड क्या है? इट इज अ सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम। तो सर फ्रॉड को पकड़ लो ना। अरे कैसे पकड़ ले? ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। अगर मैं इन्वेस्टिगेटर होता 2 मिनट में फ्रॉड पकड़ लेता, बट ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एन एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। कोई केस नहीं चल रहा जिसको मैं सॉल्व करने आया हूं, मैं तो सीधा साधा बंदा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने आया हूं। मैं नहीं कर सकता कि दया दरवाजा तोड़ दो। मैंने बोला दया दरवाजा तोड़ दो तो मैनेजमेंट मेरे को तोड़ देगी। समझ आ रही है बात? तो आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, तो इस बात को ध्यान में रखो। प्लस टाइमलीनेस, आपने अपना काम टाइम पे कंप्लीट करना है, बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। एंड डीटीसी, डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट, इट इज नॉट अ वैलिड बेसिस टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर। अगर कल को आप बोलो सर मेरी बड़ी मेहनत लग रही है, बड़ा टाइम लग रहा है, बड़ा खर्चा हो रहा है एज एन ऑडिटर, तो मैं अपना ऑडिट प्रोसीजर छोड़ दूं क्या? नहीं, आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर्स करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट वाज अदर मैटर्स। सर ये कौन से मैटर्स थे जहां पे गलतियां पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है? सबसे पहले फ्रॉड। सर ये फ्रॉड कौन सा था? सीनियर मैनेजमेंट वाला फ्रॉड था, या फिर 2 लोग मिलके फ्रॉड कर रहे हैं। एक बंदा करता तो पकड़ लेते यार, यहां दो शातिर शातिर लोग मिलके फ्रॉड कर रहे हैं। जब 2 लोग मिलके फ्रॉड करेंगे तो कौन इनको पकड़ पाएगा? ठीक है, तो फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट एंड कॉल्यूजन। सेकेंड पार्ट, फ्रॉड किसके साथ? रिलेटेड पार्टी। तो जो भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप से ट्रांजेक्शन है, हो सकता है उनका डिस्क्लोजर पूरा ना हो। थर्ड पॉइंट, अगर आप रिलेटेड पार्टी के साथ फ्रॉड करोगे इट इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, जो कंपनी नॉन कंप्लायंस करेगी उसके गोइंग कंसर्न की तो बैंड बजेगी। सर कैसे लिखेंगे? इवेंट्स और कंडीशन विच में कॉज द एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। सीज टू कंटिन्यू यानी उसका गोइंग कंसर्न खत्म हो जाएगा। ये 4 बातें हमने डिस्कस करी थी। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? जल्दी से बताइए हां या ना। ठीक है, सो यहां मैं इस रिकॉर्डिंग को एंड कर रहा हूं। दिस रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल टू यू इन योर गूगल ड्राइव आफ्टर द क्लास, जिसको आप कभी भी बाद में आगे रेफर करके चल सकते हैं। अरे सर
प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो रह गया। हमने कहा था कि अगर हमें इनहेरेंट लिमिटेशन से लड़ना है तो हमको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या था, बताना जरा, बताना जरा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या था। तो मैंने आपको बोला था आंटी जी ने अंकल जी की शर्ट पे क्या देखा सर, लाल दाग। जैसे ही लाल दाग देखा, वो क्यों क्यों कैसे दिखा, आंटी अलर्ट थी। जैसे ही लाल दाग दिखा, उनके मन में सवाल उठा, क्वेश्चनिंग माइंड। एंड थर्ड पॉइंट वाज क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। जब ये तीन चीजें आपके एटीट्यूड के अंदर है तो आपका एटीट्यूड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला है। सर इसके इसमें हमें अटेंशन किन चीजों पे देके चलना है। अगर आपसे कल को कोई पूछ ले अलर्ट का मतलब क्या है, किन चीजों को लेके आपने अलर्ट रहना है, तो आप बोलोगे चार चीजों को लेके अलर्ट रहना है। सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस। जहां कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस होगा, मुझे कहीं ना कहीं डाउट होगा। क्या होगा, डाउट होगा ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। किसकी खुशबू आएगी, फ्रॉड की खुशबू आएगी। एंड जहां जहां फ्रॉड की खुशबू आएगी, काम कम होगा या काम बढ़ेगा, सर काम बढ़ेगा। आपको अगर अब इस डाउट को रिजॉल्व करना है, अगर आपको ये चेक करना है फ्रॉड है या नहीं, यू नीड टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, यू नीड टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। ये चार बातें हमने डिस्कस की थी। साथ ही साथ इस एक्स्ट्रा मेहनत से यू आर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। सर जब हार्ट अटैक आएगा ऑडिटर को तो क्या आवाज आती है, उई। सर उई का क्या मतलब था, ऐसी कैसी बातें करते हो सर आप हमसे। अब तुम, मैं क्या करूं, तुमको याद ही नहीं रहेगा, वरना फिर तुम बोलोगे सर बड़ी सॉरी थ्योरी थी, कुछ याद ही नहीं आ रहा। ओवर लुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। अब आप अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस को नजरअंदाज नहीं करेंगे। ओवर जनरलाइजिंग when drawing the conclusions, and last point was inappropriate assumptions in determining the nature, timing and extent of audit procedure। यानी जिन प्रोसीजर्स के थ्रू मैं ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करता हूं, उन प्रोसीजर्स को डिटरमाइन करने के लिए हो सकता है ना कि मैं गलत अजम्पशन बना लेता, मैं कम एविडेंस इकट्ठा करता, क्योंकि अब मुझे फ्रॉड की खुशबू आ गई है, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को बढ़ा दूंगा। क्लियर है, ऑल गुड, ठीक है। तो ये हमने बात करी थी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की। और इसके बाद मैंने फिर आपको बोला था कि सपोज अगर फ्रॉडलेंट माहौल है, अगर मान लो फ्रॉडलेंट माहौल है, कहां कहां डिस्कशन की थी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की, यहीं पे की थी। अगर कल को फ्रॉडलेंट माहौल है और आपके पास इकलौता एक एविडेंस है एंड उस एविडेंस में भी फ्रॉड की खुशबू आ रही है, तो फिर आप उसको कंसीडर नहीं करोगे और आप कुछ और ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स करने की कोशिश करोगे। सर अगर हमको लगता है डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो उसको आप एक्सेप्ट कर लो, हर डॉक्यूमेंट पे शक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है पिछली बार टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट जेन्युइन थे तो भाई उनको जेन्युइन ही मानो। बट सर क्या इसका यह मतलब है कि हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज नहीं करेंगे? द आंसर इज नो। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो आपने एक्सरसाइज करना ही करना है, ये आपका हक है, ये आपकी जरूरत है। समझ आई बात? यस सर। अब सर टीसीडब्ल्यूजी कौन है? टीसीडब्ल्यूजी इज बेसिकली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और यू कैन से द की मैनेजरियल पर्सन ऑफ द एंटिटी। इनको हमने दो काम दिए थे, टीसीडब्ल्यूजी को हमने दो काम दिए थे सर। पहला काम था ओवरसाइट, ऊपर बैठ के चेक करो क्या एंटिटी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि नहीं। ओवरसाइट ऑफ द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी। जल्दी से मेरे साथ बोलो, ओवरसाइट किसकी? बोलो ना क्यूट क्यूट बच्चों, ओवरसाइट ऑफ द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी। एंड कल को एंटिटी ने कोई गड़बड़ करी, किसका गला पकड़ेंगे? टीसीडब्ल्यूजी का गला पकड़ेंगे। यानी दीज पीपल आर अकाउंटेबल, These people are accountable for the actions of the entity। क्या ये दोनों बातें समझ में आई? पहला काम क्या है? ओवरसाइट करना,
किस स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में एंटिटी आगे बढ़ रही है। एंड सेकेंड पॉइंट इज, कल को एंटिटी ने कुछ गड़बड़ करी, हम इनको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, इनको बोलेंगे दैट दीज पीपल आर अकाउंटेबल फॉर द एक्शंस ऑफ द एंटिटी। क्या ये पॉइंट समझ में आई? यस सर, हमको ये बातें समझ में आई। यही सारी बातें कल हमने डिस्कस की थी, यही सारी बातें कल हमने डिस्कस की थी। यहां हमारी कल की रिवीजन डन डनाडन डन। अब आज क्या करेंगे, इसी कारवां को कंटिन्यू करेंगे, इसी कारवां को कंटिन्यू करेंगे, सारी चीजें रिलेट करके पढ़ेंगे। आपको कभी कोई चीज में दिक्कत नहीं आएगी, सर इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब। ठीक है, अब जल्दी से देखो सर ये क्या कहता है। ऑडिटर का काम है रीजनेबल अश्योरेंस लेना। अभी मैंने आपको बताया रीजनेबल अश्योरेंस क्या है सर, एक संतुष्टि है। इट इज अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। ठीक है, टीसीडब्ल्यूजी का मतलब है दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, जिनको आपने गवर्नेंस की बागडोर दी है, जिनको आपने बोला है कि भाई तुम ऊपर बैठो और जो नीचे मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है इसको चेक करो ये ठीक से काम कर रही है कि नहीं। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर यहां तक की रिकॉर्डिंग कर लो, ये हमारे साथ शेयर कर देना। रुको, हाँ सर, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे किसके साथ? रीजनेबल अश्योरेंस के साथ। इट इज अ हाई अश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। सर ये रीजनेबल अश्योरेंस मिलेगी तो मिलेगी कैसे? क्या आपके मन में ये उत्सुकता है? हाँ हाँ, ऑडिटर को ये संतुष्टि मिलती कैसे है? सर इसके लिए ऑडिटर को चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। देखो क्या कह रहा है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। आपको सबने सुना होगा कि रीजनेबल अश्योरेंस क्या होती है, इट इज अ हाई बट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। अरे बट मिलती कैसे है? मुझे एक बात बताओ, तुमको भूख लगती है? हाँ सर हमको भूख लगती है। जब आपको भूख लगती है तो आपको संतुष्टि कैसे मिलती है? सर शुद्ध, प्यारा, बढ़िया, एकदम जैसे कहते हैं ना मजेदार खाना खा के मिलती है। तो आप खाने की क्या देखते हो? क्या आप सिर्फ खाने की क्वांटिटी देखते हो या खाने की क्वालिटी भी देखते हो? जल्दी से बताना चैट बॉक्स पे। जब आपको भूख लगती है, देखो ऑडिटर को भी ना भूख लगी है, जो ऑडिटर है उसको अपनी भूख मिटानी है, तो भूख मिटाने के लिए उसको खाना चाहिए। जो खाना है उसकी सिर्फ क्वांटिटी चाहिए या क्वालिटी भी चाहिए? जल्दी से बताओ, क्वांटिटी लगेगी, क्वालिटी लगेगी या दोनों लगेंगे? अभी मजा आएगा ना बिड़ू, तुम फील तो लो ऑडिट की, मजा आएगा तुमको पूरा। सर बोथ। देखो अगर मैं आपको एक बढ़िया मीठी जलेबी दे दूं रबड़ी डाल के, क्या एक जलेबी से तुम्हारा मन भर जाएगा? नहीं सर, हम तो 250 ग्राम जलेबी खाएंगे रबड़ी मार के। तो तुमको क्वांटिटी भी चाहिए, तुमको क्वालिटी भी चाहिए। ऐसे ही हमारा जो ऑडिटर है, इसको जो ऑडिट एविडेंस चाहिए, इसको जो ऑडिट एविडेंस चाहिए, ये इसको सफिशिएंट भी चाहिए, एप्रोप्रिएट भी चाहिए। कहता है सफिशिएंसी का क्या मतलब है? पूछा किसी ने इस दिन, एक दिन आके पूछ लिया इससे कि भाई तुम्हारी सफिशिएंसी का क्या मतलब है? तो कहता सफिशिएंसी का मतलब है क्वांटिटी ऑफ एविडेंस। यानी एक एंटिटी का मैं माहौल बता रहा हूं, ध्यान से समझना। एक एंटिटी ऐसी है जहां के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ध्यान से समझना, तुमसे ही आंसर निकलवाऊंगा मैं। एक एंटिटी ऐसी है जहां के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती होने की प्रोबेबिलिटी बड़ी ज्यादा है। उस केस में एविडेंस ज्यादा लोगे या कम लोगे? ज्यादा लोगे या कम लोगे? बोलो 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 बोलो, ज्यादा लेंगे या कम लेंगे? अगर आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप ज्यादा लेंगे कम लेंगे? सर ज्यादा लेंगे, बिल्कुल सही कहा। तो इन्होंने कहा क्वांटिटी इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब प्रोबेबिलिटी that financial statement contains material misstatement। अगर ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी तो उस केस में आपको ऑडिट एविडेंस ज्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको ज्यादा मेहनत चेक करनी पड़ेगी ये इंश्योर करने के लिए कि उसमें गलती नहीं है। ठीक है सर। सेकेंड केस, अगर हमें जो ऑडिट एविडेंस है उसकी क्वालिटी अच्छी मिल रही है, अगर हमें जो ऑडिट एविडेंस है उसकी क्वालिटी अच्छी मिल रही है, लॉजिकली बताना
क्या ऑडिट एविडेंस की क्वांटिटी ज्यादा लोगे या इस केस में कम लोगे? इफ आई टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, अभी मैंने तुमको मतलब नहीं बताया क्वालिटी का क्या होता है, बट सोच के तो बता सकते हो ना कि अगर क्वालिटी अच्छी है तो ज्यादा क्वांटिटी लगेगी या कम क्वांटिटी में भी एक लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। व्हाट डू यू फील? सारा फील का गेम है ऑडिट, पूरा ऑडिट फील का गेम है, लेस में भी काम हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। अब सर क्वालिटी का मतलब क्या है? अब क्वालिटी का मतलब क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द क्वालिटी ओनली। कहता है एप्रोप्रिएटनेस इज द मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। यानी क्वालिटी में आपने दो चीजें चेक करनी है, रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। अगर ऑडिट एविडेंस की दो फैक्टर आपने चेक कर लिए, सर कौन कौन से फैक्टर? दो बहनें हैं, एक बहन का नाम है रेलिवेंस, दूसरी बहन का नाम है रिलायबिलिटी। अगर मैं आपको रेलिवेंस और रिलायबिलिटी बता दूं, क्या आप क्वालिटी का मतलब सीख जाओगे? डेफिनेटली सीख जाओगे। आओ मैं आपको रेलिवेंस और रिलायबिलिटी का मतलब बताऊं। रेलिवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूं देसी तरीके से, फिर मैं आपको बताता हूं ऑडिट के तरीके से। आज मेरे घर पे शाही पनीर बना है। आज मेरे घर पे क्या बना है सर? शाही पनीर। ये शाही पनीर मेरे लिए तो रेलिवेंट है, ये शाही पनीर मेरे लिए तो रेलिवेंट है, बट मेरे घर के पास एक तबेला है। मेरे घर के पास क्या है सर? मेरे घर के पास एक तबेला है। उस तबेले में कौन है सर? उस तबेले में एक गाय रहती है। उस तबेले में कौन है सर? उस तबेले में एक गाय रहती है, ठीक है। ये ऊंट जैसी एक गाय रहती है। क्या ये शाही पनीर, क्या ये शाही पनीर इसके लिए रेलिवेंट है? जल्दी से बताओ, क्या ये शाही पनीर इस गाय के लिए रेलिवेंट है? द आंसर इज नो, ठीक है। ये गाय को सेटिस्फाई तो करेंगे नहीं। बच्चा कह रहा है मेरे घर पे मटर पनीर बना है, तुम इसमें आंसर पे ध्यान दो ना। क्या ये शाही पनीर गाय के लिए रेलिवेंट है? नहीं सर, ये गाय के लिए तो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं। गाय की थर्स्ट को कैसे, सॉरी, गाय की जो हंगरपन है, जो गाय की भूख है, ये उसको कैसे मिटाएगा? ठीक है, आई बात समझ? क्या रेलिवेंट का मतलब समझ आया? हाँ सर। अब अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं मुझे क्या चेक करना है, आई वॉन्ट टू टेस्ट इंप्लॉय एक्सपेंस। जो इंप्लॉय एक्सपेंस है मुझे वो टेस्ट करना है। इस इंप्लॉय एक्सपेंस के केस में, इस इंप्लॉय एक्सपेंस के केस में ध्यान से समझना क्या करने वाले हैं। इधर से देखो, इस इंप्लॉय एक्सपेंस के केस में ना आई वॉन्ट टू टेस्ट कि एक्चुअल में इनकी पेमेंट हुई है कि नहीं हुई। ये जो इंप्लॉय एक्सपेंस है इसकी पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है, मुझे बस ये चीज चेक करनी है, ठीक है। मेरे पास दो ऑप्शन है। सर क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है कि मैं सारे इंप्लॉयज की ज्वाइनिंग लेटर्स देख लूं कि ये एंटिटी में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। सेकेंड ऑप्शन है मैं इनकी पेमेंट बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस कर लूं। मैं इनकी पेमेंट बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस कर लूं। जल्दी से बताओ कौन सा एविडेंस रेलिवेंट है? कौन सा एविडेंस रेलिवेंट है? पेमेंट की टेस्टिंग करनी है इंप्लॉय एक्सपेंस की, क्या ये रेलिवेंट एविडेंस है या ये रेलिवेंट एविडेंस है? कम ऑन, दो तीन एग्जांपल दूंगा, पूरी बात दिमाग में बैठ जाएगी। जल्दी से बताओ कौन सा एविडेंस रेलिवेंट है? ज्वाइनिंग लेटर से चेक करूंगा पेमेंट हुई है कि नहीं, या बैंक स्टेटमेंट से चेक करूंगा? सर बैंक स्टेटमेंट से, ऑब्वियस सी बात है। एक एग्जांपल और दो सर, एक एग्जांपल और दो। जो मेरी एंटिटी है वो कहती है हमारे डेटर्स की वैल्यू है 5 लाख रुपए। ओ, अब ये जो 5 लाख रुपए हैं ये क्या है सर? अकाउंट बैलेंस है। मैंने कल आपको बताया था जितने भी अकाउंट बैलेंस होते हैं, जो भी बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं, बेसिकली इनकी 4 अजर्शंस होती हैं। सर क्या 4 अजर्शंस होती हैं? ई आर सी वी, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कंप्लीटनेस, आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, एंड वैल्यूएशन। क्या यही 4 अजर्शन होती है? हाँ सर। अब एक बात बताओ, इन 5 लाख के डेटर्स की, इन 5 लाख के जो डेटर्स हैं
मुझे ये चेक करना है कि ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे चेक करना है कि ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। सर मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? इनकी एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए आप वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आप देख सकते हो वो ये है कि जब आपने इनको सेल्स करी तो आपके पास इनवॉइसेस मिल सकते हैं। ओ, दूसरा आप इन डेटर से कंफर्मेशन ले सकते हो, आप इनको मेल लिख सकते हो और इनसे पूछ सकते हो क्या एक्चुअल में आप अमाउंट ओ करते हो इस कंपनी को, आप इनसे कंफर्मेशन ले सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। तो एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए ये क्या है? रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस। इसी तरह अगर मैं बोलूं कंप्लीटनेस चेक करनी है, क्या कंप्लीटनेस के केस में भी इन्हीं दोनों एविडेंस से काम चल जाएगा? क्या कंप्लीटनेस के लिए भी मैं एंटिटी को बोलूं कि मुझे इन सब के इनवॉइसेस दिखाओ या कंफर्मेशन लूं, क्या इससे काम चलेगा? द आंसर इज नो। कंप्लीटनेस का मतलब है कोई छूटा तो नहीं, कोई भी डेटर छूटा तो नहीं। अगर मुझे यह चेक करना है कोई भी डेटर छूटा तो नहीं, तो मैं एंटिटी की लिस्टिंग के हिसाब से थोड़ी चलूंगा, मैं एंटिटी की लिस्टिंग थोड़ी यूज करूंगा। हो सकता है उस लिस्टिंग में कोई डेटर मिसिंग हो। तो अब मेरे लिए रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस क्या है? सर देखो सिंपल सी बात है, आपने 31 मार्च 2023, मैं 2023 ले रहा हूं क्योंकि अपनी लेटेस्ट क्लास है, ठीक है। आपने 31 मार्च 2023 का बैलेंस चेक करना है डेटर का। इस डेटर से जो पैसा है वो अप्रैल मैक्सिमम में इनमें तो आ ही जाएगा। आंसर इज यस। अब एक बात बताओ, मेरे पास अप्रैल और मई में जो भी रिसीट्स आ रही हैं बैंक स्टेटमेंट में, अगर मैं इन रिसीट्स की चेकिंग कर लूं और एंटिटी से इंक्वायरी कर लूं कौन सी रिसीट किससे आई है, क्या मैं कहीं ना कहीं यहां पे कंप्लीटनेस के ऊपर कंफर्ट पा सकता हूं? जल्दी से बताओ, क्या मुझे कंप्लीटनेस के ऊपर कंफर्ट मिल जाएगा? क्या बैंक स्टेटमेंट्स, आई शुड से सब्सीक्वेंट बैंक स्टेटमेंट मेरे लिए एक रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस बन जाता है इस केस में? आई बात समझ? जल्दी से बताओ, आर यू गेटिंग द पॉइंट? यानी जिस अजर्शन को आपने चेक करना है उस अजर्शन के हिसाब से आप देखो क्या आपके लिए रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेलिवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस। यानी ऑडिट एविडेंस इज कंसीडर्ड टू बी रेलिवेंट इफ इट हेल्प्स यू इन टेस्टिंग द अजर्शन। कब बोलेंगे सर ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट है? ऑडिट एविडेंस, सारे बच्चे मेरे साथ ये लाइन लिखें, ऑडिट एविडेंस इज कंसिडर्ड रेलिवेंट if it helps you in testing the assertion। क्या रेलिवेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी से बताइए हां या ना। दिस इज ऑल अबाउट रेलिवेंस। फटाफट इस पॉइंट को लिखो, पूरी बात डन डना डन डन, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है रिलायबिलिटी। तो अगर ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट और रिलायबल है यानी क्वालिटी है तो एप्रोप्रिएट है। गॉट इट? जैसे ही लिख लो फटाफट मेरे को डन डना डन डन लिखना, अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ऑसम, पार्टी। चलो सर अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कसेस अबाउट रिलायबिलिटी। सर रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? रिलायबिलिटी का मतलब है कैन आई ट्रस्ट द ऑडिट एविडेंस। क्या मैं ऑडिट एविडेंस को ट्रस्ट कर सकता हूं या नहीं? ट्रस्ट का मतलब क्या है सर? क्या मैं ऑडिट एविडेंस के ऊपर विश्वास कर सकता हूं? क्या ये ऑडिट एविडेंस फेक एविडेंस तो नहीं है? तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे 500 में कई सारी बातें लिखी हुई हैं। ऐसे 500 में कई सारी बातें लिखी है। सर ऐसे 500 में क्या लिखा है? ऐसे 500 कहता है, अभी ऐसे 500 क्या है वो तुमको जानने की जरूरत नहीं है, बट एक ऐसे है, बड़ा क्यूट सा ऐसे है, एक जगह है, मैं मिलवाऊंगा तुमको थोड़े दिनों बाद, अभी ध्यान से समझना। ये कहता है जो ऑडिट एविडेंस एंटिटी के बाहर से आता है,
जो ऑडिट एविडेंस आता कहां से है, एक्सटर्नल सोर्सेस से आता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी मोर यू कैन से रिलायबल। जैसे कि मैंने डेटर्स के केस में कहा, डेटर्स के केस में अगर मैं एंटिटी का सेल्स इनवॉइस देखता हूं ऑप्शन नंबर 1, या फिर मैं डेटर से खुद ही पूछ लेता हूं कि भाई एंटिटी कह रही है उसको तुमसे पैसे लेने हैं, तुम बताओ क्या तुमको एंटिटी को पैसे देने हैं, दोनों में से कौन सा ज्यादा रिलायबल है, सर डेटर से डायरेक्टली पूछना ज्यादा रिलायबल है। तो यही पॉइंट इन्होंने कहा एक्सटर्नल सोर्सेज आर ज्यादा रिलायबल। सर क्या इंटरनल सोर्सेज रिलायबल नहीं होते, क्या इंटरनल सोर्सेज रिलायबल नहीं होते, ऐसा नहीं है। अगर एंटिटी के जो प्रोसेसेस हैं, जो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स है, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, प्रोसेस होता है, अगर एंटिटी के प्रोसेसेस अच्छे हैं, अगर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो फिर मैं इंटरनल ऑडिट एविडेंस पे भी विश्वास कर सकता हूं। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। इसके साथ ये कहता है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से भी पहले जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में ऑडिट एविडेंस होता है, रादर देन कंप्यूटराइज्ड, बिकॉज कंप्यूटर में तो बड़े गफले होने के चांसेस है। जो कंप्यूटराइज्ड एविडेंस होते हैं, जो डिजिटाइज्ड एविडेंस होते हैं, उनमें तो छेड़खानी करो पता भी नहीं चलेगा, बट जो हमारे डॉक्यूमेंट्री हैं उनको ज्यादा रिलायबल मानते हैं। सर डॉक्यूमेंट्री में भी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, दे आर कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस। क्या आपको रिलायबिलिटी का मतलब अब समझ आ रहा है? हाँ सर हमको अब रिलायबिलिटी का मतलब समझ आ रहा है। सबसे पहले तो एक्सटर्नल एविडेंस जो होते हैं वो ज्यादा रिलायबल है, इंटरनल वाले भी होंगे अगर इंटरनल कंट्रोल्स ठीक है। एंड साथ ही साथ आप बोलोगे डॉक्यूमेंट्री आर कंसीडर्ड टू बी मोर रिलायबल देन द डिजिटाइज्ड और यू कैन से ईमेल वाले एविडेंस। एंड लास्ट पॉइंट इज ओरिजिनल एविडेंस आर कंसीडर्ड टू बी मोर रिलायबल देन द फोटोकॉपीज, देन द फेसिमाइल्स। यानी जो भी आप कह सकते हो ऑडिट एविडेंस वो है ना कॉपी है, उसको आप ज्यादा रिलायबल नहीं मानते, ओरिजिनल को ज्यादा रिलायबल मानते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। फटाफट अपने नोट्स पे आ जाओ, कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ चीजों को समझ के चल रहे हैं। अगर चीजों को समझ लेंगे याद अपने आप हो जाएंगी। कल को मैं सुबह तुमको उठा के पूछूंगा ना रेलिवेंस का मतलब बताओ, सर आपने हमको बताया था जिस एविडेंस से मेरी असर्शन सेटिस्फाई हो जाए वो रेलिवेंट एविडेंस है। ठीक है, तो यही पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी, क्वालिटी मतलब दो बहनें, रेलिवेंस और रिलायबिलिटी। फिर से रेलिवेंस और रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस इन सपोर्टिंग द कंक्लूजन्स ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। क्या अब आपको रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब समझ आ गया? द रीजनेबल एश्योरेंस क्या है? इट इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। बट ये रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगी कैसे? थ्रू सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, थ्रू सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। और सर एक बात और बताओ, एविडेंस को इकट्ठा करने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, और ऑडिट एविडेंस को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर यू गेट दिस ऑडिट एविडेंस थ्रू ऑडिट प्रोसीजर्स। जब आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे तो आपको ऑडिट एविडेंस मिलेगा, तो आपको ऑडिट एविडेंस मिलेगा। आई होप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन रही है, धीरे धीरे धीरे, आराम 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 से। ठीक है, गॉट दिस पॉइंट्स? यस सर। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अभी तो सर ऐसे 200 की पार्टी शुरू हुई है, अभी तो ऐसे 200 की पार्टी शुरू हुई है, अभी और खेलेंगे, मजा आएगा, लुफ्त उठाएंगे पूरा ऐसे 200 का। क्या सीखा अभी हमने? सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस। मैंने आपको कुछ सिखाया ही नहीं अभी तक, अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। 2 क्लासेस होने जाएंगी, मैं बोलूंगा हमने कुछ पढ़ा नहीं और तुम भी बोलोगे कुछ पढ़ा नहीं सर, अभी तो तुम समझ ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं। ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस ये अब हमको अच्छे से समझ आ गया। अब सर रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज को लेके चाहिए? रीजनेबल एश्योरेंस इस चीज को लेके चाहिए कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये फ्री हैं, ये मुक्त हैं। सर किससे मुक्त हैं? मटीरियल मिसस्टेटमेंट। दिस इज द सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अब सर ये मिसस्टेटमेंट कौन है और ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट कौन है? अगर मैं आपको बोलूं मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब, ध्यान से समझना। मिसस्टेटमेंट का मतलब है, ये कोई मिस नहीं है जिसने स्टेटमेंट करी है, ठीक है, कोई लड़की की स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही। मिसस्टेटमेंट का मतलब है गलती से मिस्टेक,
दिस इज जस्ट लाइक सेइंग मिस्टेक। सर मिस्टेक किसके अंदर है? मिस्टेक इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो। जब तुम्हारे पेपर चेक होते हैं, बचपन में कितने सारे टेस्ट दिए? हाँ सर टेस्ट दिए हैं। अगर टीचर गलती निकालती है तो गलती निकालने का मतलब क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है? तुमने क्या कभी होता है ये क्यों? सर क्या मतलब? अगर टीचर ने गलती निकाली तो वो गलती क्यों निकाली? सर गलती इसलिए निकाली क्योंकि हमने अपना आंसर एज पर द स्टडी मटेरियल नहीं लिखा, हमने अपना आंसर एज पर द टेक्स्ट बुक नहीं लिखा। तो सर ऑडिटर कब गलती निकालेगा? जब मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बनाएगा, एज पर शेड्यूल 3 नहीं बनाएगा। क्या फील आ रही है? क्या फील आ रही है? मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा? अगर टीचर गलती निकालती है, क्यों निकालती है? बिकॉज योर आंसर वॉज नॉट एज पर द स्टडी बुक जो आपने रेफर की थी, इट वॉज नॉट एज पर द टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी जो आपको दी गई थी। गेम क्या है सर? गेम है यहां पे मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैं बोलता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है, तो गलती का क्या मतलब है? गलती का मतलब है जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने चाहिए थे वैसे नहीं बने। इसका क्या मतलब है सर? देयर इज अ डिफरेंस। समझ रहे हो? कहीं ना कहीं यहां पे डिफरेंस है। सर डिफरेंस किस चीज में है? देखो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना कई सारी चीजें होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देयर आर डिफरेंट अमाउंट्स। कई बार चीजों को क्लासिफाई करना पड़ता है, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालें, कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालें। बिल्कुल सही है सर। क्लासिफिकेशन भी होती है, क्लासिफिकेशन। इसी तरह हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कई चीजों को प्रेजेंट किया जाता है। सर कैसे प्रेजेंट किया जाता है? एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, एज अ लायबिलिटी, एज अ प्रोविजन। ठीक है, तो अमाउंट्स होती है, क्लासिफिकेशन होती है, प्रेजेंटेशन होते हैं और नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स को क्या बोलते हैं? डिस्क्लोजर्स। ओ, अब मैं ना ये चारों वर्ड बार बार नहीं बोलना चाहता, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा ये चारों वर्ड मैं बार बार बोलता रहूं। क्या मैं इन चारों का नाम एसीपीडी रख दूं? क्या चलेगा? जल्दी से बताओ, क्या इन चारों का नाम आज से हम एसीपीडी रख दें? अगर आप बोलोगे तो मैं रख दूंगा, अगर आप कहोगे तो मैं रखूंगा। जल्दी से बताओ क्या मैं इसको एसीपीडी कहूं? देखो अंजलि ने कहा सर यस, हम इसका नाम एसीपीडी रख देते हैं। ठीक है, सो इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द एसीपीडी which has been reported in the financial statements, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट की है, and which was required to be reported, जो रिपोर्ट होनी चाहिए थी as per the applicable financial reporting framework। अगर दोनों में गलती है, अगर दोनों में डिफरेंस है, तो फिर आप इसको मिस स्टेटमेंट का नाम दोगे। तो फिर आप इसको मिस स्टेटमेंट का नाम दोगे। क्या मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्लियर है? सर मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? गलती। गलती क्यों होती है? क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस। जो आंसर आपने लिखा है, जो आंसर टेक्स्ट बुक में, दोनों अलग है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन द एसीपीडी। सर एसीपीडी यानी अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। बोलो मेरे साथ, अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। फिर से बोलो, अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है एंड जो होना चाहिए था। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है और जो होना चाहिए था। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस है, अगर दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो फिर हम इसको मिस स्टेटमेंट का नाम देते हैं। बट सर क्या हमको एज एन ऑडिटर मिस स्टेटमेंट से फर्क पड़ता है या मटेरियल मिस स्टेटमेंट से? मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। हमको छोटी मोटी गलतियों से फर्क नहीं पड़ता, हमको फर्क पड़ता है उन गलतियों से, हमको फर्क पड़ता है उन गलतियों से जो मटेरियल है। सर मटेरियल का क्या मतलब है? एएस 1 पे जाओ, जो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ते हो वो आपको मटेरियलिटी की डेफिनेशन देता है। सर मटेरियल कौन है? विच कैन इन्फ्लुएंस, विच कैन इन्फ्लुएंस। सर किसको इन्फ्लुएंस कर सकता है? द इकोनॉमिक डिसीजंस, द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ एन इन्फॉर्म्ड यूजर। ऐसे गधे यूजर की बात नहीं करे, अक्लमंद यूजर की बात करें। ऑफ एन इन्फॉर्म्ड यूजर
ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? मटीरियलिटी वो है जिससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्क पड़ता है। सर थोड़ा एग्जांपल देके बताओ। मैं एक एंटिटी में इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूं, उस एंटिटी का रेवेन्यू कितना है? सर 1000 करोड़ रुपए। सर हम भी इन्वेस्ट करेंगे। अभी तुम सीए इंटर तो क्लियर करो, ठीक है, करवाएंगे, तुमसे भी इन्वेस्ट करवाएंगे। इधर देखो, रेवेन्यू है 1000 करोड़। अब ये जो रेवेन्यू 1000 करोड़ है, मुझे पता चला कि ये 1000 करोड़ नहीं है, एक्चुअल रेवेन्यू है 998 करोड़। सर 2 करोड़ का डिफरेंस है। हाँ 2 करोड़ का डिफरेंस है। अब एक बात बताओ, क्या 1000 करोड़ के सामने 2 करोड़ मैटर करता है क्या? नहीं सर, ये तो बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो इस केस में आप बोलोगे दिस इज नॉट मटेरियल। इससे थोड़ी फर्क पड़ेगा यार, इससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। 1000 करोड़ के सामने 2 करोड़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। बट अगर मैं कहूं ये 1000 करोड़ नहीं, केवल और केवल 800 करोड़ है, अगर मैं बोलूं ये 1000 करोड़ नहीं 800 करोड़ है, तो क्या 200 करोड़ भी चलेगा? क्या 200 करोड़ का डिफरेंस भी चलेगा? द आंसर इज नो। दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। अब अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या यहां पे आपको फीलिंग आई मटीरियलिटी की, या फिर आपने कोई प्री डिफाइंड रूल या कॉन्सेप्ट यूज किया? जल्दी से बताओ। क्या आपने अपनी फील से बोला कि 2 करोड़ मटेरियल नहीं है और 200 करोड़ मटेरियल है, या फिर मैंने आपको लिखवाया था कि जब 2 करोड़ हो ना तो उसको इमटेरियल बोलना और जब 200 करोड़ हो तो उसको मटेरियल बोलना? क्या आपने फील से बोला या फिर आपने कोई किताब में पढ़ा था कि ऐसे ऐसे करके बताना है? शीतल ने बिल्कुल सही कहा सर, फील से बोला था। वेरी गुड तुषार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा सर सबने। सर ये फील से बोला। एंड दिस मटीरियलिटी ये भी ऑडिटर को अपनी फील से ही निकालनी होती है। यानी मटीरियलिटी डिटरमाइन करना, कौन सी चीज मटीरियल है कौन सी चीज मटीरियल नहीं है, दिस इज अ मैटर ऑफ, दिस इज अ मैटर ऑफ, सर ये किसका मैटर है? दिस इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ये ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट है। यानी जो ऑडिटर ने सीए की पढ़ाई करी है, जो ऑडिटर ने आर्टिकलशिप करी है, ये उस पूरे ज्ञान को यूज करके डिसाइड करता है कौन सी चीज मिसस्टेटमेंट मटेरियल है, कौन सी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो यही पॉइंट आपने ध्यान में रख के चलना है। तो सर हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे रीजनेबल एश्योरेंस की। क्या रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट? नहीं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हमें मिसस्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फर्क पड़ता है। एंड दिस मिसस्टेटमेंट कैन बी ड्यू टू फ्रॉड और एरर। सर दोनों में फर्क क्या है? इंटेंशन का फर्क है। अगर मैं आपको बोलूं फ्रॉड की और एरर की बात, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज ऑफ इंटेंशन। एक इंटेंशनल है, एक गलती से हो गया। एक इंटेंशनल है, एक गलती से हो गया। अगर मैं फ्रॉड की बात करूं तो इट इज अ इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट। अगर मैं बोलूं एरर, इट इज अनइंटेंशनल। बट एज एन ऑडिटर मैं ये इंश्योर करना चाहता हूं मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो ही ना, चाहे फ्रॉड की वजह से हो या एरर की वजह से हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। इस चीज को लेके मुझे रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए। जब मुझे रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाएगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो फिर मैं अपना ओपिनियन दे दूंगा। सर क्या ओपिनियन दूंगा? कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बने हैं। अगर मैं आपकी बुक टेस्ट पेपर को देख के कहता हूं कि आपका टेस्ट पेपर सही है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं आपने जो आंसर लिखा है वो अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखा है? फिर से सुनना मेरी बात। अगर मैं आपको कहता हूं आपके टेस्ट पेपर में गलती नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं आपने जो आंसर लिखा है वो अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखा है? हाँ, तो अगर मैं कह रहा हूं मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बने हैं? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स पे, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स पे। अगर मैं कहता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती नहीं है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बने हैं? चुन्नू मुन्नू के हिसाब से या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से। तो यही बात इसने लिखी है कि हम अपना ओपिनियन दे देंगे that these financial statements are prepared in all material respects as per the applicable FRF, as per the applicable FRF। and जब आपका ओपिनियन रेडी हो जाए, आप उसको जेब में थोड़ी डाल दोगे, आप उसको जेब में डाल के घर थोड़ी ले जाओगे। that opinion you will express via a written report।
आप उसको रिपोर्ट करेंगे, आप उसको कम्युनिकेट करेंगे, जैसा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहते हैं। जैसा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहते हैं, फटाफट 2 मिनट लो और अभी के अभी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को आपने याद करना है। क्विकली टेक 2 मिनट्स एंड लर्न द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव राइट नाउ। पूरा हमने समझ लिया है, पूरा हमने याद कर लिया है, फटाफट इसको अब रिकॉल करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शुरू हो जाओ। इतना पार्ट आपने अभी कवर करना है, जल्दी से याद करो इसको अभी। कोई बच्चा रट्टा नहीं लगाएगा, फ्लो में चलना। कि अगर मुझे रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो मैं अपना ओपिनियन दे दूंगा कि हाँ, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एफआरएफ के हिसाब से बने हैं। जब ओपिनियन रेडी हो जाएगा तो उसको रिपोर्ट भी करना है, कम्युनिकेट भी करना है एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है युवराज, डाउट पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आंखें बंद करके रिकॉल द होल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अभी के अभी। वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड शिवम, बहुत बढ़िया दोस्तों। युवराज, इसकी डिस्कशन ना हम बाद में करेंगे, जो आपका डाउट है ना ये बाद में आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। सर रेलिवेंस का नोट दिखा दो। रेलिवेंस का नोट आपको मिल जाएगा यार अपने गूगल ड्राइव में, कोई दिक्कत नहीं है। शाबाश 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 शाबाश। अब सच्ची सच्ची बताना, सच्ची सच्ची बताना, क्या हमने इनमें से कोई भी चीज लिखी? नहीं सर, कुछ नहीं लिखा। बट क्या हमने इनको इंटरकनेक्ट किया? हाँ, इंटरकनेक्ट किया। ऐसे ही अगर हम सारी चीजों को इंटरकनेक्ट करेंगे, अगर हम ऐसी सारी चीजों को इंटरकनेक्ट करेंगे तो हमको समझ में आ जाती है। एंड जब आपको कोई चीज समझ आ जाती है ना, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी अगर आप मेरे से पूछो डेफिनेशन, मैं आपको बता दूंगा। मुझे क्या चाहिए? रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, मुझे एक संतुष्टि चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अगर मुझे ये संतुष्टि मिल जाती है, I will give my opinion. I will give my opinion that yes, the financial statements have been prepared in all material respects. मैं सिर्फ in all respects बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, मैंने materiality को consider किया, इसलिए material respects बोलना जरूरी है। In all material respects as per the financial reporting framework. सर financial reporting framework का क्या मतलब है? वही जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वही जो आपका शेड्यूल 3 है। ठीक है, जब मैंने अपना ओपिनियन बना लिया, मैं बिना रिपोर्ट करे थोड़ी जाऊंगा, इतनी मेहनत करी है। आई विल हैव टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, ये पॉइंट क्लियर है। मैं आपको अब एक मजेदार चीज बता रहा हूं जो आपने ड्रॉ करनी है। सर क्या ड्रॉ करना है? ध्यान से समझना। सबसे पहले आप क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हो। मैं आपको ना पूरा ऑडिट का प्रोसेस दिखा रहा हूं। इस ऑडिट के प्रोसेस को एक शीट ऑफ पेपर पे ड्रॉ करना और इसको अपनी स्टडी टेबल के आगे चिपका देना। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द ऑडिट इंगेजमेंट। सर इंगेजमेंट का क्या मतलब है? जो आपने ऑडिट करने के लिए एग्रीमेंट एंटर किया है, जो आपने ऑडिट करने के लिए रिलेशनशिप एंटर करी है, उसको हम ऑडिट इंगेजमेंट का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है आप अपनी ऑडिट इंगेजमेंट को पहले तो क्लाइंट को एक्सेप्ट करोगे ना। ठीक है, और अगर पिछली बार एक्सेप्ट किया था तो कंटिन्यू करोगे, तो या तो फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेंस करोगे या कंटिन्यूएंस करोगे। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट।
जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो बोलोगे क्या, कबूल है, कबूल है, कबूल है। यानी यू नीड टू गिव योर एक्सेप्टेंस इन राइटिंग। आपको सामने वाले के साथ एक प्रॉपर एग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा। यस सर, एग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा। यहां पे तो हो गए सर फॉर्मेलिटीज, इस सबको क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटीज। अब हमको क्या चाहिए सर, हमको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस का क्या मतलब था, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हमको चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। अब मुझे यहां से ना वहां जाना है, मुझे यहां से वहां जाना है, तो मैं क्या करूं सर, मेहनत करो। आप इस एविडेंस को कलेक्ट करो। मैंने कहा कलेक्ट करने की कला क्या है सर, कलेक्ट करने की कला है ऑडिट प्रोसीजर्स। आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। ओ, ये सारे ना मैं गैप्स भर रहा हूं। जो आपके दिमाग में गैप सारे होंगे ना ऑडिट को लेके, सारे के सारे गैप्स एक एक करके मैं भर रहा हूं। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को, ठीक है सर। जब ऑडिट एविडेंस मिल गया, आप चेक करो, आप इसको चेक करो कि क्या इसके बेसिस पे आपको क्या लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। तो आप इसके बेसिस पे क्या करेंगे सर, इसके बेसिस पे हम कंक्लूजन करेंगे। इसके बेसिस पे हम अपने कंक्लूजन बनाएंगे कि क्या एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। जब हमने कंक्लूजन बना लिया, जब हमारा ओपिनियन बनके रेडी हो गया है, यू विल एक्सप्रेस योर ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे थ्रू अ रिटन ऑडिट रिपोर्ट। यू विल एक्सप्रेस योर ओपिनियन वाया ऑडिट रिपोर्ट। क्या ऑडिट का पूरा प्रोसेस क्लियर है, जल्दी से बताइए हां या ना। फटाफट इसको नोट डाउन करो और मुझे कंफर्म करो, डंडना डंडन, तो आगे बढ़ते हैं। शाबाश सुरेश, शाबाश अंकिता। मजनू भाई, यार मजनू भाई का नाम चेंज करो यार, तुमने तो कॉमेडी बना दिया पूरी ऑडिट क्लास को है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। क्या ये प्रोसेस लॉजिकल लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा अजीब तो नहीं है, मस्त एकदम आसान प्रोसेस है, क्या दिक्कत। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, एक बच्ची है जिसका नाम है जूही नायक, क्या बात है, शाबाश। ठीक है, तो आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विक्कू है, विक्कू, विक्कू भाई, विक्कू भाई, विक्कू भाई, विक्कू भाई। आओ सर, विक्कू भाई के बाद अब हम आगे चलें। अब हम आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। क्या मैं आपको एक थोड़ा सा मसालेदार कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं, क्या आप कुछ मसालेदार कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहेंगे। हाँ सर, एक मसालेदार कॉन्सेप्ट पढ़ा दो। आओ तुमको एक छोटा सा मसालेदार कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, ध्यान से समझना। एक ऑडिटर है, एक ऑडिटर है जिसने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस कलेक्ट किया। इस एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इस ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद इसको पता चला दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। ठीक है सर, जो ऑडिटर है इसने ऑडिट एविडेंस इकट्ठा किया, इसको पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। तो सर ये क्या करेगा, इस केस में ही विल गिव अनमॉडिफाइड ओपिनियन। जो ये ओपिनियन देता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन। यानी ये अपने ओपिनियन के साथ छेड़खानी नहीं करेगा, सीधा साधा ओपिनियन देगा कि हां ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दीज आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बट सर खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, इस केस में अगर ये ऐसा हो जाए, ऑडिटर और जब ऑडिट कर रहा है, ठीक है, इसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब है, ऐसी मिसस्टेटमेंट जिससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्क पड़ता है, जिससे उसके डिसीजन पे फर्क पड़ता है, उसको मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहते हैं। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो फिर सर ये क्या करेगा, इस केस में he will have to modify his audit opinion। इसको अपना ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा। सर क्या क्या तरीके की मॉडिफिकेशंस होती हैं, एक बार मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, ध्यान से फोकस करना। दिस विल हेल्प यू थ्रू आउट द ऑडिट, ये आपका ऑडिट का ना बेस बनाएगी। देखो क्या हो सकते हैं केसेस। ऑडिटर ने क्या किया सर, ऑडिट किया, ठीक है, ऑडिटर ने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे।
अब मान लो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके दो केस हो सकते हैं, या तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। केस नंबर 1, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला। जब ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला, अभी किसी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिखने का टाइम दूंगा, अभी फोकस करना। जब ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला तो हमको पता चला मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो मैं क्लीन ओपिनियन दूंगा, दैट इज आई विल गिव ए अनमॉडिफाइड ओपिनियन। मैं अपने ओपिनियन में कोई छेड़खानी नहीं करूंगा, ठीक है सर। अब अगर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, अब सर ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ना, आपने ये चेक करना है कि ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक जगह है या ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रही है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, दो केसेस हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, दो केसेस हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। जो मेरी बैलेंस शीट है उसमें 5 से 6 आइटम है, जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये है मान लो 600 करोड़ का। इसी के साथ है इंटेंजिबल एसेट्स, ये है 200 करोड़ के। इसी के साथ हमारा क्या आ जाता है, लोन्स एंड एडवांसेस आ जाते हैं। ये जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं ये मान लो 300 करोड़ के हैं, ठीक है सर। और बताओ, इसी के साथ हमारे डेटर्स हैं, ये जो डेटर्स हैं ये हैं 100 करोड़ के। और बताओ, 100 करोड़ के डेटर्स के अलावा मान लो इन्वेंट्री पड़ी है। सर इन्वेंट्री कितने की है, ये मान लो 200 करोड़ की है। कैश पड़ा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो बैंक बैलेंसेस होते हैं, ये आपके पास कितने के हैं, ये मान लो ये भी 300 करोड़ के हैं। टोटल करना कितना हो गया, 500, 600, 900, 1100, 1700 करोड़, ठीक है सर। 1700 करोड़ की बैलेंस शीट में मुझे लोन्स एंड एडवांसेस का जो बैलेंस है वो मैं चेक नहीं कर पा रहा। जो मेरी 1700 करोड़ की बैलेंस शीट है इसमें मैं लोन्स एंड एडवांसेस का बैलेंस चेक नहीं कर पा रहा। सोच समझ के बताना, क्या ये इंडिविजुअल बैलेंस में चेक नहीं कर पा रहा या मैं पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही एक लेवल पे चेक नहीं कर पा रहा? सोच समझ के बताना। वेदर दिस एविडेंस pertains to a single amount or it is affecting the whole financial statements. What do you feel? Single amount or it is affecting the whole financial statement? मुझे बेसिकली लोन्स एंड एडवांसेस में गलती मिली है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लोन्स एंड एडवांसेस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्योंकि अगर इसमें गलती मिलती है तो डेफिनेटली मटेरियल है। 1700 करोड़ में से 300 करोड़ तो मटेरियल है, ठीक है। मेरा आपसे सिंपल सी बात सवाल है, अगर 1700 करोड़ में मुझे 300 करोड़ की गलती मिलती है, अगर मुझे 1700 करोड़ में 300 करोड़ की गलती मिलती है, क्या ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? आंसर इज यस। क्या ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट सिंगल अकाउंट को अफेक्ट कर रही है या ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रही है? बस इतनी सी बात बताओ। बच्चे ने कहा इट इज अफेक्टिंग द होल बैलेंस शीट। कैसे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो सही है, इंटेंजिबल एसेट भी सही है, डेटर भी सही है, इन्वेंट्री भी सही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी सही है। इकलौती गलती है ना ये जो गलती है ये कैसी गलती है? सर ये इकलौती गलती है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? आंसर इज यस। जब ऐसी गलती हो जो इकलौती गलती हो, फिर से समझना मेरी बात, जब ऐसी गलती हो जो इकलौती गलती हो एंड विच इज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, तो आप इसको कहोगे ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो है, बट इसका जो इंपैक्ट है वो परवेसिव नहीं है। इसका जो इंपैक्ट है वो परवेसिव नहीं है। सर परवेसिव नहीं है का क्या मतलब है? इट इज नॉट अफेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को थोड़ी अफेक्ट कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ लोन्स एंड एडवांसेस को अफेक्ट कर रहा है। बाकी चीजें तो ठीक ठाक है, बाकी चीजों में तो कोई गड़बड़ नहीं है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? हाँ सर। तो अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया ना, अब मैं आपके साथ थोड़े मजे लूंगा, ध्यान से समझना। मैं कहता हूं एक एंटिटी का पीएनएल है, उस पीएनएल में जो एंटिटी का मेन सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज द रेवेन्यू, उस रेवेन्यू में ही गड़बड़ है। उसका जो रेवेन्यू है ये रेवेन्यू में ही गड़बड़ है। अब सर रेवेन्यू का क्या मतलब होता है आप समझते हो? रेवेन्यू से आती है टोटल इनकम, उस टोटल इनकम में से जब मैं एक्सपेंसेस माइनस करता हूं तो टोटल प्रॉफिट आता है। उस टोटल प्रॉफिट को मैं पीएनएल के बाद कहां ले जाता हूं? बैलेंस शीट में। वो कहां जाता है? कैपिटल का पार्ट बन जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट बनता है। एक बात बताओ, अगर रेवेन्यू में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, अगर रेवेन्यू में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो तो क्या इस केस में भी आप बोलोगे इसका इंपैक्ट परवेसिव नहीं है?
क्या इस केस में भी आप बोलोगे इंपैक्ट परवेसिव नहीं है, या आप बोलोगे सर ये तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैंड बजा रहा है, ये तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैंड बजा रहा है? द आंसर इज यस। जब मैं बात करता हूं रेवेन्यू की, अगर एक एंटिटी का सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम रेवेन्यू से आ रहा है तो वो सिर्फ रेवेन्यू की गड़बड़ नहीं है, प्रॉफिट में भी गड़बड़ जा रही है। प्रॉफिट में ही नहीं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी गड़बड़ जाएगी, कैपिटल को भी इफेक्ट करेगी। तो अल्टीमेटली दिस इंपैक्ट इज कंसीडर्ड टू बी परवेसिव। क्या आपको परवेसिवनेस का मतलब समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस फीलिंग? कहां इंपैक्ट परवेसिव है, कहां इंपैक्ट परवेसिव नहीं है? जल्दी से बताओ हां या ना। फीलिंग की बात है, फीलिंग की बात है। अब तुम सब लिख रहे हो परवेसिव है, परवेसिव है, मैंने तो तुमको नहीं कहा लिखने के लिए। यू आर गेटिंग दिस फीलिंग कि हाँ सर ये परवेसिव है, ये परवेसिव नहीं है। जल्दी से बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो फिर ये टॉपिक समझ में आएगा। यस सर। अब आओ मेरे साथ, अब आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं। अगर मैं कहता हूं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो नेक्स्ट चेक क्या लगाओगे? इस केस में आपका नेक्स्ट चेक होना चाहिए, क्या इसका जो इंपैक्ट है, क्या इसका जो इंपैक्ट है वो परवेसिव है या नहीं? क्या इसका जो इंपैक्ट है वो परवेसिव है या परवेसिव नहीं? ठीक है, इतनी सी बात अब आपने चेक करनी है। अगर इसका इंपैक्ट परवेसिव है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इंपैक्ट परवेसिव है, तो सर ये खराब बात है या बहुत खराब बात है? जल्दी से बताओ। अगर इसका इंपैक्ट परवेसिव है और ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो क्या ये खराब बात है या बहुत खराब बात है? सर बहुत खराब बात है। अगर मैं कहता हूं बहुत खराब बात है, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्स। इस केस में आप एडवर्स ओपिनियन देंगे, इस केस में यू विल गिव एन एडवर्स ओपिनियन। बट अगर मैं बोलता हूं ज्यादा खराब नहीं है, परवेसिव इंपैक्ट नहीं है, तो इस केस में आप देंगे क्वालिफाइड ओपिनियन। इस केस में आप देंगे क्वालिफाइड ओपिनियन। तो एडवर्स ओपिनियन यानी बहुत खराब, एडवर्स ओपिनियन यानी बहुत खराब। और अगर मैं आपको बोलूं कम खराब है, ज्यादा खराब नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड ओपिनियन। क्या ये पॉइंट समझ में आया? हाँ सर। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये होगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। ठीक है, जल्दी से यहां फोकस करो, जल्दी से यहां फोकस करो सारे बच्चे। अगर मैं बोलूं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, अगेन, और मुझे साथ में फीलिंग आ रही है, अब एक बात बताओ, जब एविडेंस ही नहीं है किसी चीज को लेके, तो मुझे बस अब ये चेक करना है वो एरिया मटेरियल है या नहीं। अगर मैं ये बोलता हूं कि वो एरिया, बच्चा कह रहा है मॉडिफाइड क्यों नहीं? अरे यार ये सारे मॉडिफिकेशन के टाइप्स हैं। एडवर्स ओपिनियन और क्वालिफाइड ओपिनियन मॉडिफिकेशन के टाइप से तुम एक बार फोकस तो करो। इधर देखो, इधर देखो, मैं तुमको टाइम दूंगा डाउट पूछने का। अभी इधर देखो, अगर मैं कहता हूं ऑडिट एविडेंस नहीं है, ठीक है, एंड दैट एरिया इज मटीरियल, जिस एरिया के रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस नहीं है, दैट एरिया इज मटीरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर मटीरियल मतलब यूजर को उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। इसके केस में भी आप दो चीजें टेस्ट करोगे, सर क्या इसका इंपैक्ट परवेसिव है या परवेसिव नहीं है? क्या इसका इंपैक्ट परवेसिव है या परवेसिव नहीं, यानी क्या ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है, या फिर इट इज लिमिटेड टू अ सिंगल अकाउंट बैलेंस, सिंगल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और अ सिंगल डिस्क्लोजर। क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक एलिमेंट को क्या कह सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक बैलेंस को इंपैक्ट कर रहा है या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट कर रहा है? अगर ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही इंपैक्ट कर रहा है और आपके पास ऑडिट एविडेंस नहीं है, ध्यान से सोचो, एविडेंस नहीं है तो कंक्लूजन क्या निकालोगे? अगर कंक्लूजन नहीं है तो ओपिनियन क्या निकालोगे? तो क्या इस केस में आपको ओपिनियन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सोच समझ के बताना। शुड यू गिव एन ऑडिट ओपिनियन इन दिस केस और नॉट? जल्दी से बताओ। ये आधे बच्चे तो मेरे को लग रहा है पहले से पढ़ के आए हैं। तुमको कैसे आते हैं सारी टर्मिनोलॉजी है जो तुम लिख रहे हो? नहीं देना चाहिए। वेरी वेरी गुड। इन दिस केस बाबा आप अपना ओपिनियन देंगे ही नहीं, आप इस केस में ओपिनियन देंगे ही नहीं, आप अपने हाथ खड़े कर लेंगे। सर हाथ खड़े करने को क्या कहते हैं? यू विल डिस्क्लेम योर ओपिनियन। आप इस पे क्लेम नहीं करेंगे कि मैं ओपिनियन दे रहा हूं, आप क्लेम नहीं करेंगे, आप
डिस्क्लेम कर देंगे। डिस्क्लेम यानी मैं कोई क्लेम नहीं ले रहा ओपिनियन का, मैं यहां पे ओपिनियन ही नहीं दूंगा, आई विल डिस्क्लेम माई ओपिनियन। अब सोच समझ के बताना, सोच समझ, अरे एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इस केस में परवेसिव लेना होगा ना भाई, क्या 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 कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो सर, इस केस में मानो परवेसिव है, ठीक है, इस केस में मानो परवेसिव नहीं है। अगर ये इंपैक्ट परवेसिव है यानी इट इज अफेक्टिंग द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ये होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है, तो इस केस में आपने बोला मैं ओपिनियन नहीं दूंगा। अगर मैं कहता हूं ये छोटा मोटा कोई अकाउंट बैलेंस है, ये लोन्स एंड एडवांसेस जैसा कोई बैलेंस है जिसका मुझे एविडेंस नहीं मिला, क्या इस केस में भी मैं बोलूंगा मैं ओपिनियन नहीं दे रहा या ओपिनियन देना पड़ेगा? इस वाले केस के बारे में बताओ, क्या इस केस में भी मैं बोल दूं मैं ओपिनियन नहीं दे रहा या मुझे यहां पे ओपिनियन देना पड़ेगा? लॉजिकली सोच के बताना। ऑडिट एविडेंस यहां भी नहीं मिला है, बट इसका इंपैक्ट ना परवेसिव नहीं है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा, बस एक छोटी सी जगह है जो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं। क्या इस केस में ओपिनियन देना पड़ेगा? आंसर इज यस। अब सर बहुत खराब ओपिनियन दे या खराब दे, सोच के बताना, बहुत खराब दे या खराब दे? सर बहुत खराब तब दिया जाता है जब परवेसिव होता है, यहां पे तो सिर्फ खराब है, यहां पे तो सिर्फ खराब है, तो मैंने कहा जहां भी ओपिनियन खराब होगा यानी परवेसिव इफेक्ट नहीं है, उस केस में आप अपना ओपिनियन क्वालिफाई करेंगे, उस केस में आप अपना ओपिनियन क्वालिफाई करेंगे। इतनी सी बात आपने ध्यान में रख के चलनी है, इतनी सी बात आपने ध्यान में रख के चलनी है। तो यहां पे ना एक लाइन लिख लो, यहां पे एक लाइन लिख लो, whenever whenever the impact is material, whenever the misstatement is material but not pervasive, doesn't matter sufficient and appropriate evidence is there or not, we will issue a qualified opinion। हम इस केस में क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करो, फटाफट इसको नोट डाउन करो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी के अभी इस पूरे चार्ट को आप नोट डाउन करेंगे, फटाफट इस चार्ट को नोट डाउन करो। हाँ हाँ ड्रॉ करो, अभी ड्रॉ करो। कौन से पेज मत करो, चुपचाप इसको लिखो, ठीक है? अभी मैं तुमको एक लाइन रीड कराऊंगा तभी वो समझ आएगी, जब तुम्हें ये आता होगा। कौन से पेज पे है सर ये टॉपिक? चुपचाप लिखो ना तुम, ज्यादा पंचायत करनी है तुमको, है? फटाफट लिखो। सही लिखवा रहा हूं, बस इतना भरोसा रखो, ठीक है? चुपचाप लिखो इसको। जल्दी से लिखिए, जल्दी से। लास्ट लाइन भी लिख लो फटाफट, लास्ट लाइन भी लिख लो। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख लो।
डन 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 डन। चलो सर, अब देखो इधर, अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मैंने आपको बताया था सर मॉडिफिकेशन होंगी, जो मैंने आपको बोला था मॉडिफिकेशन होगी। ध्यान से समझना आप इस बात, ध्यान से समझना इस बात को। सर लाइन रीड करना, कौन सी लाइन रीड करनी है तुम्हारी? वेन एवर मिस स्टेटमेंट इज मटीरियल बट नॉट परवेसिव डजेंट मैटर, एविडेंस मिला है या नहीं, आप उस केस में क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। ठीक है, अब चुपचाप इधर देखो। नो का क्या मतलब है? नो 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 क्या हो गया? क्या लिखना है तुमको? सर इफ देयर इज नो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस और एरिया मटेरियल नहीं है। जूही आप बताओ, जूही का सवाल, सारे बच्चे जूही का सवाल दो, का जवाब दो। सवाल क्या दोगे तुम? जूही कहती है एरिया जो है वो मटेरियल ही नहीं है, ठीक है, मरियल एरिया है, कह रहे मटेरियल नहीं है, और हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस भी नहीं मिला। बताओ कौन सा ओपिनियन दोगे? बताओ कौन सा ओपिनियन दोगे, जल्दी से बताओ। अरे भाई तुम जल्दी क्यों नहीं लिखते हो? पहले इसका सवाल का जवाब दो, फिर लिखने का टाइम दूंगा। जवाब दो पहले, देखते कौन सा बच्चा समझदार बैठा है यहां पे। वेरी वेरी गुड, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, बिल्कुल सही बोला आपने। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है ना, जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट ही नहीं है तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, फिर मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा, क्या दिक्कत है? कह रहे कौन कौन कहता ओपिनियन नहीं देंगे? कौन है नलायक? कौन है नलायक कह रहे ओपिनियन ही नहीं देंगे? ऐसे कैसे नहीं दोगे तुम ओपिनियन? कल को कोई छोटी मोटी ट्रांजेक्शन है 10 रुपए की, कल को कोई छोटी मोटी ट्रांजेक्शन है 10 रुपए की, 100 करोड़ की कंपनी है, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए गलती से किसी दिन, तो तुम क्या ओपिनियन नहीं दोगे? कान पकड़ो 10 बार और अपना उठक बैठक लगाओ। तुमको फाउंडेशन से इंटर में भेजा किसने? ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जाएंगे तो हो गया इंडिया 100 करोड़ के पार। मजाक चल रहा है तुमको, है मजाक चल रहा है? कह रहे ओपिनियन ही नहीं देंगे, कौन रखेगा तुमको एज एन ऑडिटर? 10 रुपए की ट्रांजेक्शन का एविडेंस नहीं मिला इनको और कहते ओपिनियन नहीं देंगे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, हो जाएगा तुम्हारा तो भाई साहब कल्याण। ऐसे तो तुमको तो मजाक लग रहा है भाई साहब। चार्टर्ड अकाउंटेंसी किसने भेजा फाउंडेशन से? पहले मुझे तो ये बताओ तुम। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री हो गया तुम, और ये डायरेक्ट एंट्री का दरवाजा खोला किसने? ओपिनियन नहीं दोगे तुम, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे ये लोग। भाई क्या कर रहा है तू? बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही है मुझे। ठीक है, और जो बच्चा क्वालिफाइड ओपिनियन कह रहा है, ऐसे कैसे तुम अपना ओपिनियन क्वालिफाई कर दोगे? क्लाइंट भी बोलेगा बड़ा अजीब आदमी है तू, क्लाइंट भी बोलेगा बड़े अजीब हो यार तुम। 10 रुपए की ट्रांजेक्शन का तुमको एविडेंस नहीं दिया, तुमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट ही क्वालिफाई कर दी। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अब सर एक बात बताओ, मैंने आपको कहा था ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई करना है, ये मॉडिफिकेशन कब है? जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट मानते हैं, एविडेंस मिला हो या ना मिला हो फर्क नहीं पड़ता, जहां भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट की फील आएगी हम अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे। सर मॉडिफिकेशन 3 तरह की है, इसको हम बोलते हैं डाकू ओपिनियन। हम इसको आज से क्लास में प्यार से बोलेंगे सर क्या? डाकू, डाकू ओपिनियन। सर डाकू का क्या मतलब है? डी फॉर डिस्क्लेमर। हम अपने हाथ कब खड़े करते हैं? जब हमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलता, इसका इंपैक्ट भी मटेरियल है और परवेसिव भी है, यानी ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है। तो इस केस में, इस केस में आप अपना ओपिनियन नहीं देंगे। सर ए फॉर एडवर्स ओपिनियन, ए फॉर एडवर्स ओपिनियन। सर एडवर्स का मतलब क्या था? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया है, हमको एविडेंस मिल गया। तो जब एविडेंस मिल गया तो आप कंक्लूजन भी निकालोगे, कंक्लूजन भी निकालोगे तो ओपिनियन भी देना पड़ेगा, प्लस मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी है और इसका इंपैक्ट परवेसिव भी है। तो क्या ये खराब है या बहुत खराब है? बहुत खराब है। तो जहां जहां बहुत खराब की फीलिंग आए वहां आप एडवर्स ओपिनियन देंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज, जो बच गया वो है क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन क्या कहता है? सफिशिएंट ये कहता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट है सबसे पहले तो, और दूसरा इसका इंपैक्ट परवेसिव नहीं है। दूसरा इसका इंपैक्ट परवेसिव नहीं है, क्योंकि इंपैक्ट परवेसिव नहीं है तो ये बहुत खराब नहीं है, ये सिर्फ खराब है। और इसके बाद सर एक बात बताओ, एविडेंस मिला या नहीं मिला? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या इस केस में एविडेंस मिला है या नहीं मिला है? सर चार्ट में आपने क्वालिफाई दिया है, कहां दिया है क्वालिफाई? जहां जहां क्वालिफाई लिखा है वहां मैंने इंपैक्ट परवेसिव नहीं दिया है, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अब इधर देख के बताओ,
क्या इस केस में इंपैक्ट परवेसिव नहीं है और मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? ऑडिट एविडेंस मिला है या नहीं मिला है? दोनों में से क्या ऑप्शन है? क्या लिखूं? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है या नहीं मिला है? जल्दी से बताओ। केशव ने कहा बोथ एंड केशव इज राइट। फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता एविडेंस मिला है या नहीं मिला है, फर्क नहीं पड़ता एविडेंस मिला है कि नहीं मिला है। जहां इंपैक्ट मटेरियल है और परवेसिव नहीं, आप अपना ओपिनियन क्वालिफाई करेंगे, आप अपना ओपिनियन क्वालिफाई करेंगे। आई होप दिस समराइजेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या ये बातें समझ में आई? जल्दी से बताइए हां या ना। फटाफट इस समरी को लिख लो, फटाफट इस समरी को भी लिख लो, सारी की सारी बातें दिमाग में बैठ जाएंगी। क्या होता है ओपिनियन मॉडिफाई करना? सर मॉडिफाई करना यानी डाकू ओपिनियन। डाकू का क्या मतलब है? हाथ खड़े कर देना जब एविडेंस नहीं मिल रहा और इंपैक्ट भी मटेरियल और परवेसिव है। एडवर्स ओपिनियन का क्या मतलब है? सबूत भी मिल गया है तो अब हमको ओपिनियन देना पड़ेगा, मटेरियल भी है परवेसिव भी है, यानी बहुत खराब है। एंड जहां हल्का खराब है, मटेरियल है बट परवेसिव नहीं, तो इस केस में हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। फटाफट नोट डाउन करो और बताओ, आर दीज पॉइंट्स नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं कहूं तुम सबकी एग्जामिशन आएगी, तुम सब बिल के पार्टी करोगे, तो तुम क्या कहोगे? सर हम कहेंगे इस बात को अगर आप और बार बार कहें तो अच्छा होगा। जल्दी से लिखो वरना तुमको मेरे खराब गाने सुनने पड़ेंगे। क्या बात है, युवराज कह रहे सर अब मेरा डाउट क्लियर हो गया, मैं पार्टी करूंगा। वेरी वेरी गुड युवराज, ये मस्त टॉपिक है। अरे पूरा ऑडिट ही मस्त है, ठीक है। कल हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे ना, वो थोड़े से ना बचकाना टॉपिक्स थे कि क्या होते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, क्या होते हैं थ्रेड्स, बच्चों वाले टॉपिक होते हैं। एक हेडिंग पड़ी 5-5 पॉइंट, ठीक है। ये है असली कॉन्सेप्ट, ये है असली कॉन्सेप्ट। सर बड़ी खुशी होगी। वेरी वेरी गुड। जल्दी से बताओ, क्या आप सबने नोट डाउन किया? क्या आप सबने नोट डाउन किया या किसी की वेट करने की जरूरत है? कोई आ रहा है भागता भागता पीछे पीछे, तो जल्दी बताओ वरना हम गाड़ी में बैठ के आगे निकल जाएंगे फिर। पिछला पिछला कुछ नहीं दिखाना, ठीक है। चुपचाप बताओ ये लिखा कि नहीं लिखा। कह रहे पिछला दिखाओ। पिछला मुझे क्या पता तुम कब आए हो क्लास में, है जब तुम्हारी नींद खुलती है तुम उठ के आ जाते हो। कैसी कैसी बातें करते हो छोटे छोटे बच्चों वाली। इधर देखो, ये डन है? डन है सर। अब मैं आपको ना एक लाइन पढ़ाऊंगा, आपने मुझे बताना है आंसर, ठीक है। बच्चा कह रहा है सर स्मूथ। वेरी वेरी गुड। किस टाइम पे अलार्म क्यों बज रहा है? हाँ, इधर आओ। कह रहा है इन ऑल केसेस, ध्यान से समझना इस लाइन को। इन ऑल केसेस व्हेन रीजनेबल अश्योरेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। क्या कह रहा है? इन ऑल केसेस व्हेन रीजनेबल अश्योरेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। सर क्या इसका कहने का मतलब है हमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला? आंसर इज यस। एंड क्वालिफाइड ओपिनियन इज इनसफिशिएंट। कह रहे क्वालिफाइड ओपिनियन से काम नहीं चलेगा। सर जब आपको एविडेंस नहीं मिलता और ये कह रहा है कि क्वालिफाइड ओपिनियन इनसफिशिएंट है, क्या मैं ये कह दूं इसका इंपैक्ट जो है वो मटेरियल भी है और परवेसिव भी? आंसर इज यस। अगर आपको एविडेंस नहीं मिलता, इंपैक्ट मटेरियल भी है और परवेसिव भी, क्या मैं बोल दूं आपने ऑडिट किया ही नहीं? जब आपने ऑडिट एविडेंस ही नहीं इकट्ठा किया तो कंक्लूजन क्या निकालोगे? कंक्लूजन नहीं निकालोगे तो ओपिनियन क्या दोगे? तो कौन से ओपिनियन की खुशबू आ रही है? सर हमको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की खुशबू आ रही है। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप ऑडिट छोड़ो और निकल जाओ। जब आप ओपिनियन ही दे रहे तो ऑडिट किस बात का कर रहे हो? ऑडिट से विड्रॉ करो और पतली गली से निकल जाओ, या फिर अगर आप ऑडिट रिपोर्ट दोगे तो उसमें अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर दो। तो कहता है ऑडिटर शेल डिस्क्लेम द ओपिनियन, यानी वो अपना ओपिनियन नहीं देगा, या फिर वो इंगेजमेंट से विड्रॉ करेगा जहां विड्रॉल इज लीगली परमिटेड। जहां विड्रॉल इज लीगली परमिटेड। वापस इस लाइन को रीड करा रहा हूं, ध्यान से समझना। कह रहा है रीजनेबल अश्योरेंस नहीं मिली, यानी एविडेंस नहीं मिला। रीजनेबल अश्योरेंस क्या थी? संतुष्टि। हमको संतुष्टि कब मिलती है? जब हमको अच्छा खाना मिलता है, क्वालिटी का खाना मिलता है, क्वांटिटी का खाना मिलता है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट खाना मिलता है।
कह रहा है मेरे को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला। तो जब इसको एविडेंस मिला नहीं तो दो ही ओपिनियन पॉसिबल है, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। कह रहा है क्वालिफाइड से काम नहीं चलेगा, तो इसका मतलब है इंपैक्ट इज परवेसिव। तो या तो आप अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर दो, हाथ खड़े कर दो, मैं क्लेम ही नहीं करता कि कोई ओपिनियन दे रहा हूं। सेकेंड केस, आप पतली गली से विड्रॉ करके निकल जाओ जहां इट इज लीगली परमिटेड। क्या ये पॉइंट अब जाके समझ आया? क्या अब आपको समझ आया? ये मैंने जो पूरे फ्लो चार्ट्स वगैरह बना के आपको ऐसे 705 करा दिया बातों बातों में। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? अब बताओ, आ रही है फील? आ रही है ऑडिट की फील? आ रही है? जल्दी से बताओ, क्या ये थ्योरी है या प्रैक्टिकल है? ये भी बताना चैट बॉक्स पे, ठीक है? डू लेट मी नो, वॉज इट कॉन्सेप्चुअल और रेटाफिकेशन? आहो, क्या बात है, बच्चा कह रहा है आहो, मजा आ गया, वेरी वेरी गुड। अब सर एक बात बताओ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये छोटी मोटी अब है ना डेफिनेशंस कवर कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको ब्रेक दे दूंगा, ठीक है? छोटी मोटी डेफिनेशन से इसको कवर करते हैं, फिर मैं आपको ब्रेक देता हूं। इधर आओ। कहता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का क्या मतलब? ये वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ने यूज किया है इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के थ्रू इन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए उसको बोलते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, विच इज एक्सेप्टेबल in view of the nature of the entity and the objective of the financial statement or if required by law or regulation। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एक बात बताओ, जिस एंटिटी का काम है प्रॉफिट कमाना और जिस एंटिटी का काम है नॉन प्रॉफिट कमाना, क्या इन दोनों के एफआरएफ अलग अलग होंगे? द आंसर इज यस। जब हम बचपन में एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे तो उसमें क्या होता था? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या प्रॉफिट वाली एंटिटीज में ये सब बनाते? नहीं, प्रॉफिट वाली एंटिटीज में बनाते पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, ये सारी चीजें आती हैं। नॉन प्रॉफिट के तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही अलग अलग बनते हैं। तो कह रहा है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का वो मतलब है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने उठाया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, प्लस वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ना एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सर एक्सेप्टेबल किसको ध्यान में रखते हुए? नेचर ऑफ द एंटिटी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। जो हमारी एंटिटी है उसका क्या नेचर है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको ध्यान में रख के रखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कोई लिस्टेड एंटिटी है, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस के हिसाब से बनेंगे। अगर कोई अनलिस्टेड एंटिटी है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेंगे। तो बड़े बड़े डिफरेंस हैं, डिपेंड करता है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटिटी पे कि क्या वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं। अब सर ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना, ये दो तरह के होते हैं। जो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, मैं इसको ना प्यार से एफआरएफ बोलूंगा, पूरा बड़ा बड़ा बोलने में ना जिंदगी निकल जाएगी, ठीक है? एफआरएफ दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फेयर प्रेजेंटेशन, एक होते हैं कंप्लायंस। ऐसे ही हमारा जो सीए है ना, इसमें दो तरह के बच्चे होते हैं। एक जो फेयर प्रेजेंटेशन करते हैं, यानी अगर दिन में 16 घंटे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, 8 घंटे मान लो आप सोते हो, बाकी 16 घंटे आपके पास पढ़ाई के लिए होते हैं, जिसमें आप थोड़ा टाइम खाने पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, हल्की फुल्की चीजें करने के लिए निकाल सकते हो। फेयर प्रेजेंटेशन वाला बच्चा किस पे फोकस करेगा? सर फेयर प्रेजेंटेशन वाला बच्चा फोकस करेगा क्वालिटी ऑफ स्टडीज पे। जो कंप्लायंस वाला बच्चा होगा वो किस पे फोकस करेगा? वो फोकस करेगा नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी पे। वो बोलेगा एक ना रैंकर आया था यूट्यूब पे, कहता 14 से 16 घंटे पढ़ना चाहिए, तो मैं तो 14 से 16 घंटे पढ़ता हूं। फेयर प्रेजेंटेशन वाला कहेगा कोई बात नहीं, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा बट मैं फेयरली पढ़ूंगा, यानी मैं पूरी कंसंट्रेशन के हिसाब से पढ़ूंगा। हो सकता है फेयर प्रेजेंटेशन वाला 15 घंटे भी पढ़ ले, वो कहेगा कि नहीं मैं 14 की जगह 15 घंटे पढ़ लेता हूं मेरे टारगेट्स अचीव करने के लिए। क्या आपको दोनों में फर्क दिख रहा है? सर कंप्लायंस वाला कह रहा है जैसा कहा गया है वैसे करो, जैसा कहा है वैसा आपने करना पड़ेगा। फेयर प्रेजेंटेशन कह रहा है जैसा कहा गया है सुन लो, जैसा कहा गया है सुन लो, आप उसमें ऊपर नीचे कर सकते हो,
आप उसमें ऊपर नीचे कर सकते हो फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। यानी कंप्लायंस फ्रेमवर्क कहता है कि अगर आपको शेड्यूल 3 कहता है कि ऐसे 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 करके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने चाहिए, तो आप ऐसे ऐसे करके बना लो। फेयर प्रेजेंटेशन कहता है कल को आपको कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर डालने हैं तो डालो, कल को आपको कुछ डिस्क्लोजर ओमिट करने हैं तो कर देना इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, इन एंड इन ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में आप कुछ चीजें माइनस भी कर सकते हो। तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखना, कंप्लायंस फ्रेमवर्क को ट्रू एंड फेयर व्यू से फर्क नहीं पड़ता, बट फेयर प्रेजेंटेशन को ट्रू एंड फेयर व्यू से फर्क पड़ता है। आओ मैं आपको दिखाऊं क्या कहता है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कहता है कंप्लायंस तो कर लेंगे, कंप्लायंस कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट जरूरत पड़ी एक्नॉलेजेस कि फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए हो सकता है कि हमको डिस्क्लोजर्स देने पड़े बियॉन्ड स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क। यानी हो सकता है हमको एडिशनल भी कुछ करना पड़े, प्लस कई बार हो सकता है हमको डिपार्ट करना पड़े। डिपार्ट यानी हम अवॉइड करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क टू अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट याद रखना ये डिपार्चर जो है रोज रोज नहीं होगा, रोज रोज आप 8 घंटे और 6 घंटे नहीं पढ़ सकते। किसी दिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस हुआ, यानी मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई, तो उस केस में अगर आप 14 घंटा पढ़ोगे तो आप ही के लिए हानिकारक है। बट उस दिन अगर आप 6 घंटे भी शांति से पढ़ लिए, अगले दिन आप वापस 14 घंटे पढ़ पाओगे अगर आप रिकवर कर गए। तो यही पॉइंट ये कह रहा है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट से डिपार्ट भी कर सकते हो, आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो अगर आपको लगता है इसी से फेयर प्रेजेंटेशन होगी। बट याद रखना this will happen only and only in extremely rare circumstance। कंप्लायंस वाला कहता है बकवास बंद करो, फेयर प्रेजेंटेशन वाली बकवास बंद करो, जैसा फ्रेमवर्क कहता है वैसे आपने करना है। यानी ये कहता है कि आप कंप्लाई करो विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्रेमवर्क, बट डज नॉट कंटेन द एक्नॉलेजमेंट इन 1 and 2। यानी ना तो आपने कुछ ऐड करना है ना आपने कोई डिपार्चर करना है, चुपचाप जैसा फ्रेमवर्क कहता है वैसा गधे की तरह चलते जाओ, ठीक है। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आई बात समझना है, बस इसको पूरा रट्टा लगाने मत बैठ जाना कल को किसी दिन। सिंपल सी बात बस समझ लो, फ्रेमवर्क क्या होता है जिसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। याद रखना वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द नेचर एंड ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी। 2 तरह के फ्रेमवर्क होते हैं, फेयर प्रेजेंटेशन, कंप्लायंस। सर फर्क क्या है? फेयर प्रेजेंटेशन कहते हैं कंप्लाई करेंगे, कई बार एडिशनल डिस्क्लोजर भी दे सकते हैं, कई बार डिपार्ट भी कर सकते हैं, बट डिपार्ट कई बार नहीं है, डिपार्ट ओनली एंड ओनली इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस। जल्दी से बताओ, इज द फ्रेमवर्क वाला पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट इसको देखो और मुझे चैट बॉक्स में बताओ, डन डना डन डन, ठीक है, क्लियर है ये? टेबल तो मैंने कोई बनाई नहीं, टेबल कौन सी बनाई है? अरे यार ये जो लिखा है ना उसी को मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में लिखा है। अभी आप बस इसको रीड करो और मुझे बताओ क्या ये समझ में आया। हर चीज आप बनाने बैठोगे ना तो फिर हम अगले साल तक चलाएंगे इस कोर्स को। हाँ, इसको रट्टा मत लगाने बैठ जाना, बस रीड कर लेना, समझ लेना, काफी है इतना आपके लिए। आई बात समझ? चलो सर, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन किसकी दे रखी है? मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन है। मिस स्टेटमेंट हमको आता है। सर मिस स्टेटमेंट क्या है? कीवर्ड क्या है इसमें? ये डेफिनेशन आनी चाहिए तुमको, ठीक है। मिस स्टेटमेंट का मतलब है डिफरेंस। सर डिफरेंस किसमें? एसीपीडी। एसीपीडी का क्या मतलब था? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्टेड है एंड जो एसीपीडी रिक्वायर्ड था टू बी रिपोर्टेड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। अगर एफआरएफ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंस है तो उसको हम मिसस्टेटमेंट कहते हैं। एंड दिस मिसस्टेटमेंट कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, यानी इट कैन अराइज ड्यू टू एरर और फ्रॉड, ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? बैलेंस शीट और पीएनएल। इसका मतलब है बैलेंस शीट और पीएनएल। लास्ट पॉइंट जल्दी से स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर हिस्टोरिकल का क्या मतलब है? जब मैं अपना पीएनएल बनाता हूं तो ये सेल आगे आने वाले सालों की है, पिछले साल की है? सर पिछले साल की है।
ये जो मैं इनकम दिखा रहा हूं ये पिछले साल की है या आने वाले सालों की है? पिछले सालों की है। जो मैं अपने एसेट्स दिखाता हूं एज ऑन डेट होते हैं। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द नोट्स टू कम्युनिकेट एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन। सर इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी एसेट्स की बात हो रही है, ऑब्लिगेशंस यानी लाइबिलिटीज की बात हो रही है। एट अ पॉइंट इन टाइम किसकी बात हो रही है? बैलेंस शीट की बात हो रही है। समझ गए? इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशंस एट अ पॉइंट इन टाइम मतलब बैलेंस शीट, और changes therein for a period in time in accordance with the financial reporting framework। changes in resources यानी P&L। जो आपने इनकम कमाई उससे आपके रिजर्व्स बढ़ गए, जो आपने खर्चे किए उससे आपके रिजर्व्स कम हो गए। तो इन चेंजेस की भी बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। जस्ट रीड द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आई फील अभी के लिए इतना काफी है। फटाफट ब्रेक ले लो 15 मिनट का। ठीक है, शानदार वाला ब्रेक ले लो 15 मिनट का। इस 15 मिनट के ब्रेक में जिस जिस बच्चे ने मोबाइल चलाया ना, फिर देखना, जिस जिस बच्चे ने मोबाइल चलाया फिर देखना, कोई बच्चा मोबाइल नहीं चलाएगा 15 मिनट। चुपचाप शांति से अपने साथ बैठना है आपने। रिलैक्स योर माइंड, काम योर माइंड। मैं गाने चला के दे रहा हूं ब्रेक में अच्छे वाले, शांति से सुनना, चाय पीना, कॉफी पीना, तुमको जो करना है करना, फोन मत चलाना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ब्रेक के बाद मिलते हैं।